तो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक न्यू वीडियो के अंदर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरलिज्म चैप्टर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आप लोगों का। इकोनॉमिक्स का आप लोगों का सेकंड चैप्टर होने वाला है। तो बात करते हैं चैप्टर के बारे में। तो फेडरलिज्म क्या है सबसे पहले पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी चैप्टर को कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे, बिकॉज हमारी चल रही है रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम लोग कम से कम 10 मिनट के अंदर एक चैप्टर को निपटाने की ट्राई कर रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म? द सिस्टम अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट in which the power is divided between central authorities and various constituent units of the country। ये एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसके अंदर पावर जो है ना, सेंट्रल अथॉरिटीज़ और काफ़ी अदर कॉन्सिक्यूटिव यूनिट्स के अंदर जो है इस पावर को डिवाइड किया गया है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अथॉरिटीज़ के अंदर पावर को जो है डिवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो एग्जाम्पल इसका बेल्जियम है। जैसे हमने पावर शेयरिंग चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम में पावर को जो है डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है ना, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उतनी ही पावर थी जितनी स्टेट गवर्नमेंट को पावर थी। वैसे ही उसी को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं, जिसके अंदर जो है ना गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट में जो है ना पावर होती है, जो गवर्नमेंट की पावर होती है ना, इट्स डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटीज़ और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। मतलब स्टेट अथॉरिटी और सेंट्रल अथॉरिटी, दोनों अथॉरिटी के बीच में जो है ना पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे बेल्जियम में हुआ था। उसी को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक तो सेंट्रल और एक तो स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि पूरी कंट्री को संभालती है, और स्टेट गवर्नमेंट वो होती है जो अपने पर्टिकुलर स्टेट को संभालती है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र पे फोकस करेगी, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ओवरऑल इंडिया पे फोकस करती है ना। बोथ दिस लेवल इंजॉयज देयर पावर इंडिपेंडेंटली ऑन द अदर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अपने स्पेसिफिक पावर्स हैं और दोनों अपने पावर्स के साथ खुश हैं एंड ऑल्सो दे आर इंडिपेंडेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं कि की फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म? पहले तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। हाँ है, ठीक है। देर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, तो इसके 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, देर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पे 2 या फिर उससे ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं, है ना। या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स गवर्न द सेम सिटीजन्स विद इन देयर जुरिडिक्शंस। मतलब कि 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती हैं, या फिर उससे ज़्यादा टाइप्स की गवर्नमेंट होती है जो कि सेम सिटीजन्स को, है ना, एक ही सिटीज़न है उसको 2 या 3 टाइप्स की गवर्नमेंट जो है गवर्न कर रही है विदाउट देयर जुरिडिक्शंस। ठीक है, द जुरिडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे और उसके 3 पॉइंट्स हैं, है ना। अगेन कलर चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। आगे और इसके 3 पॉइंट्स हैं। What are these points? One level of governments cannot change the fundamental provisions of the constitution without the consent of the other levels। मतलब कि एक गवर्नमेंट जो है फंडामेंटल प्रोविजंस के जो लॉज है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज है उसको चेंज नहीं कर सकती विदाउट अदर गवर्नमेंट्स, विदाउट अदर परमिशंस। ठीक है ना, अगर कोई एक गवर्नमेंट चाहती है कि इस चीज़ को चेंज करना चाहिए इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो चेंज नहीं कर सकता। रीज़न है कि उसको सभी अदर कॉन्स्टिट्यूंट गवर्नमेंट्स के, सभी अदर लेवल्स के जो है परमिशन लगेगी। अगर सब जो है एग्री करते हैं देन द प्रोसीजर कैन बी प्रोसीड। Sources of the revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। है ना, उन गवर्नमेंट्स की जो है रेवेन्यू कहाँ से सोर्स होती है, उनकी जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती है ना, देर आर क्लैरिफाइड ऑन द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ओके, courts have the power to interpret the constitutions and the power of different level of governments act as an empire। है ना, कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इंटरप्रेट कर सके, उसके लॉज को, उसके पावर जो है, उसको पावर को जो है ना डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में जो है बांट सके। ये कोर्ट के पास पावर होती है। ठीक है ना, एज एन एम्पायर, मतलब कोर्ट जो है ना एक एम्पायर की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोर्ट जो है हर एक को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक गवर्नमेंट को अपना जो है पावर दे सकता है ना, वो एक एम्पायर की तरह काम करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं की फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के। ठीक है ना, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या है, की फीचर्स, है ना। ठीक है, इट इज़ अ टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। है ना, एक कंट्री को सेफ गार्ड करना और उसकी यूनिटी को प्रमोट करना, इस चीज़ का काम करता है फेडरलिज्म, है ना। और ये अकोमोडेट करता है किसको, रीजनल डाइवर्सिटीज़ को, है ना। जितनी भी रीजनल डाइवर्सिटीज़ है उसको ख़त्म करने की ट्राई करता है। आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स कितने कितने हैं यहाँ पे, फेडरलिज्म के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप्स के फेडरलिज्म आते हैं, जो कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है ना। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म दो कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, जो कि है यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर
कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म जो है वर्क करता है, और इंडिया के अंदर और बेल्जियम के अंदर होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म काम करता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म वो होता है जिसके अंदर जो है पावर अलग अलग लोगों के अंदर, मतलब अलग अलग, जैसे कि सेंट्रल एंड स्टेट दोनों अथॉरिटीज़ को इक्वल पावर दी जाती है। एंड कमिंग टुगेदर में वैसा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट्स क्या होती हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट्स क्या होती हैं? एदर देर इज़ वन ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑन द लोअर लेवल वर्क्स अंडर द सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है ना, यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि जो है लोअर लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है ना। इट वर्क्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द मोस्ट ऑफ द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट्स वो होती है जो कि सिर्फ नाम की गवर्नमेंट होती है, बट इसकी जो मोस्ट ऑफ द पावर्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके पावर्स को होल्ड करता है, एंड ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको वर्क करवाता है। मतलब ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही वर्क करते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट वाले। ठीक है ना, और इसके एग्जाम्पल है श्रीलंका एंड चाइना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री क्यों कहलाई जाती है और क्यों इसको एक फेडरल कंट्री कहा जाता है? ठीक है ना, हमारी कंट्री को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक स्पेशल वर्ड दिया गया है कि इट्स अ फेडरेशन। ठीक है ना, हमारी कंट्री एक क्या है? फेडरेशन है, फेडरल कंट्री है हमारी। ठीक है ना, क्यों फेडरल कंट्री है ना? देन हाउ इज इंडिया फेडरल? कैसे फेडरल है ना? कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज एन यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एज एन यूनियन ऑफ स्टेट कर दिया। ठीक है, इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन के बेसिस पे जो है इंडियन यूनियन ने डिवाइड कर दिया गया है। इनिशियली देयर आर 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, लेटर 3rd टायर वॉज एडेड विच इज़ पंचायती राज। स्टार्ट में जो है जब फेडरल कंट्री थी हमारी, उस टाइम पे जो है हमारे सेंट्रल और स्टेट ये 2 टाइप्स की गवर्नमेंट चलती थी। बट अब एक तीसरी टाइप की गवर्नमेंट जिसको हम लोग पंचायती राज कहा जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज़ और विलेजेस में पाए जाते हैं, जो कि पंचायत होती है, उसको अभी डेवलप करा गया है, मतलब उसको एस्टैब्लिश करा गया है। वो एक 3rd टाइप की गवर्नमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे इसका तो ओके हटाओ। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन 3 लिस्ट, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, जैसे हमको कहा गया फेडरलिज्म मीन्स व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है इन द 3 लिस्ट विच इज़ इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट सॉरी, है ना। कॉन्करेंट लिस्ट एक है यूनियन लिस्ट है, एक है स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब इंडियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट के अंदर आने वाली, और कॉन्करेंट लिस्ट विच इज़ बोथ द लिस्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। यूनियन लिस्ट क्या है? इट इज़ इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसीज। सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ। मैंने जैसे कहा यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही वर्क करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है ना, अंडर ही आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको ओन करती है। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया है? डिफेंस करना, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसीज विच आर कम अंडर यूनियन लिस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टेट लिस्ट इसको कौन गवर्न करता है? इट इज़ गवर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, और ये स्टेट गवर्नमेंट ही जो है ना इसके लॉ बनाती है और अदर काम करती है। ठीक है ना, इसके अंदर सब्जेक्ट लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर ये सब इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ करेंट लिस्ट विच इज़ इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन एंड मैरिज। ठीक है ना, और इसके अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के लॉ बना सकती है। ठीक है ना, और कोई लॉ अगर कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है एक दूसरे के बीच में, ठीक है ना, अगर सपोज कर लो कि यूनियन गवर्नमेंट ने मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये वाला लॉ चलेगा। अब भाई उसके विरुद्ध आ गई स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट उसके विरुद्ध आ गई, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं ये दूसरा लॉ चलेगा। ठीक है ना, तो दोनों के बीच में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है ना, ये कह रहा है कि नहीं ये लॉ सही है, ये कह रहा है कि ये लॉ नहीं, ये लॉ गलत है। ठीक है, तो बात किसकी बन जाएगी? बात यूनियन गवर्नमेंट की बन जाएगी। इसका मतलब है बात सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाएगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जो है कि उनकी ही बात मानी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स विच इज़ इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द 3 लिस्ट। ठीक है, ये एक ऐसे टाइप के सब्जेक्ट्स हैं जो कि इन 3 लिस्ट में जैसे यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट में आते ही नहीं है। ठीक है ना, और इसको जो है ना ये भी ओन करते हैं कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको भी ओन करते हैं। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओन करता है।
और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके लॉ एंड अंडर उसका काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है ना। इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड साइबर सिक्योरिटी, मतलब ये पूरा एक नेटवर्किंग के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसके अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर साइबर सिक्योरिटी डाटाबेस मैनेजमेंट एंड दैट ऑल कम्स, मतलब एक आईटी के थ्रू जो है ना ये रिवॉल्व करता है। आगे बढ़ते हैं, दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने इसे कहा कि हमारी कंट्री को क्यों फेडरल कंट्री क्यों कहा जाता है, रीज़न यही है कि हमारी कंट्री में स्टेट और जो यूनियन गवर्नमेंट है दोनों के बीच में पावर को इक्वली शेयर किया गया है ना। और इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू इट्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, और ये ईजी नहीं है कि इसके चेंजेस इसको चेंज किया जा सके, फिर इनकी पावर्स को चेंज किया जा सके। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को इक्वली पावर दी गई है, ठीक है ना। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर, ठीक है ना। जुडिशरी क्या प्ले करता है, ठीक है ना, जुडिशरीज प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स। प्रोसीजर और प्रोविजंस जो भी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारे कौन ध्यान देता है उस चीज़ पे, ध्यान देता है जुडिशियरी, ठीक है ना। और ये क्या एक्ट करता है, ये एक्ट करता है एज एन एम्पायर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ द पावर्स, द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन मेक डिसीजन। जैसे तुमको कहा, मैंने पिछले 2 से 3 स्लाइड्स पहले कहा गया था कि कोर्ट के पास ये पावर है ना, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चल रहा है, कैसे लॉ चल रहे हैं, कैसे पावर डिवाइड नहीं की जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उसके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकती हैं और कोई डिसीजंस बना सकती हैं। ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास इस चीज़ का जो है पावर है। आगे बढ़ते हैं, विच इज़ इन यूनियन टेरिटरी। देखते हैं कितने पेज बचे हुए हैं हमारे, है ना, बड़े ही कम है, चलो फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। यूनियन टेरिटरी, these are small areas which can't become state but they can be merged with other states, ठीक है ना। यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, दिस आर द स्मॉल एरियाज़, कोई स्मॉल एरिया तो जो कि एक स्टेट के अंदर बिलोंग नहीं करती बट कोई अदर स्टेट से मर्ज करती है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन यूनिंग दिस एरियाज़, इन एरियाज़ के ऊपर खासकर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है पावर है, ठीक है ना, कि वो उसको कंट्रोल कर सकती है। एग्जाम्पल दिल्ली और चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, हाउ इज़ फेडरलिज्म मेड, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले आता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। In 1947 बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वेर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, है ना। 1947 में इंडिया की बाउंड्रीज़ को चेंज कर दिया, ठीक है ना। सेवरल स्टेट्स की जो बाउंड्रीज़ थी उनको चेंज कर दिया गया था इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स बनाने के लिए जो है पुराने स्टेट्स की जो है बाउंड्रीज़ को कवर कर जो है हटा करके न्यू स्टेट्स की डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है ना। दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल्स हु स्पोक सम लैंग्वेज लिव्ड इन सेम स्टेट्स, है ना। मतलब कि जो इंसान सेम लैंग्वेज कहता है वो उसी की पर्टिकुलर लैंग्वेज स्टेट में रह सकता है। जैसे कि कोई मराठी कहता है तो वो महाराष्ट्र में ही रहेगा, कोई अगर बंगाली कहता है तो बंगाल में ही रहेगा, कोई अगर जो है गुजराती में बात करता है तो वो गुजरात में ही रहेगा, उसी स्टेट में रहना चाहिए, पर्टिकुलर स्टेट में, है ना। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर, एथेनिसिटी एंड जियोग्राफी, ठीक है ना। कुछ कल्चर्स के ऊपर स्टेट्स बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज पॉलिसी। Here is a language policy. Okay, हिंदी was identified as an original language, official language, ठीक है ना। official language हिंदी को एज एन डिक्लेयर कर दिया गया, बट नाउ रिसेंटली आई एम लिसनिंग दैट कि ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी जो इंडिया की वो संस्कृत है ना। बट उस टाइम पे इंडिया वॉज हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, लेटर इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी वॉज चूजन फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, मतलब अब उसके बाद जो है इंग्लिश को भी जो है जोड़ दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद इंग्लिश को भी जो है हमारे हिंदी के साथ जोड़ दिया गया और उसको हिंग्लिश बोल दिया कर दिया, ठीक है ना। स्टेट्स हैव स्ट्रेस टू हैव इट्स ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, हर एक स्टेट के पास उसके अपनी ओन ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे कि महाराष्ट्र के पास मराठी है, गुजरात के पास गुजराती है, बंगाल के पास बंगाली है, पंजाब के पास पंजाबी है, ठीक है ना। तो उन हर एक स्टेट के पास अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। 21 अदर लैंग्वेजेस वे रिकॉग्नाइज एज अ शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ने 21 अदर लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्नाइज किया गया और शेड्यूल किया दिया गया, ठीक है ना। अगर कोई कैंडिडेट एग्जामिनेशन के लिए बैठा हुआ है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बैठा हुआ है, पोजीशन के लिए बैठा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, तो वो अपने किसी भी लैंग्वेज से यहाँ पर एग्जामिनेशन दे सकता है, ऐसा है, ठीक है ना। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंट्रल
और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन क्या है. आफ्टर 1990 देयर वाज बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिटिशियन गवर्नमेंट. ठीक है, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोक सभा, द मेजर national parties has entered into an alliance of many parties including several regional parties to form a government at a central level. ठीक है, दिस लीड्स टू द न्यू कल्चर ऑफ द पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट टू द ऑटोनॉमी ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट. 1990 में क्या हुआ था. ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट का जो है एरा स्टार्ट हो गया था. लोकसभा के अंदर मेजोरिटी पार्टीज़ नहीं मिल रही थी, मतलब मेजोरिटी वोट्स नहीं मिल रहे थे, नो सीट्स वर देयर. ठीक है ना, नेशनल पार्टीज़ के अंदर. सो उन्होंने क्या किया, नेशनल पार्टीज़ ने जो है बहुत सारे अदर रीजनल पार्टीज़ के साथ जो है, मतलब स्टेट पार्टीज़ के साथ जो है कोलैब करना स्टार्ट कर दिया और उनको एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है ना, उसके साथ मिलकर के एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी. ठीक है, इस चीज़ से क्या हुआ, पावर शेयरिंग हुई, रिस्पेक्ट मिली हर एक चीज़ को, ऑटोनॉमी बढ़ी स्टेट गवर्नमेंट की. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना, decentralization in India. Decentralization in India. In 1990, the constitution was amended to make the third tier of the government. हाँ, द थर्ड टायर वॉज नोन एज पंचायती राज. डिसेंट्रेशन इन इंडिया इसका मतलब होता है कि 1992 के अंदर पंचायती राज बनाया गया था, पंचायत बनाई गई थी, लोकल लैंग्वेज बनाई गई थी. इसका मतलब है कि लोकल जो रूरल एरिया से वहाँ पे पंचायत चलने वाली थी. ठीक है, दो टायर्स पहले थे, लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट थे, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. अभी तीसरी बन गई थी जो कि थी पंचायती राज. ठीक है, नाउ इट्स मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शंस रेगुलेटेड एट लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. सीट्स वर रिजर्व एज ST, SC, OBC एंड वुमेन्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़. ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ऑर्डर थे कि उन्हें जो है कुछ पावर्स अपनी, कुछ पावर और कुछ जो इनकम जो थी ना, सपोर्ट जो था वो इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को देना था. ठीक है ना. नाउ देर आर अबाउट 36, वहाँ पे 36 रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है ना, 36 लोकल गवर्नमेंट्स हैं, है ना, 36 लाख लोकल गवर्नमेंट्स अवेलेबल हैं. और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. हमने 16 मिनट्स में चैप्टर को कंप्लीट कर दिया. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर देना. जो भी समझा, कुछ भी समझाना हो, अगर कोई चीज़, कोई टॉपिक नहीं समझा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लें, या फिर इंस्टाग्राम पे तुम लोग को DM कर सकते हो. वहाँ पे तुम लोगों को एक पर्टिकुलरली मैं वीडियो कॉल के ऊपर समझा दूंगा वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझा हो तो, है ना. अगर आप लोगों को पहली बार में ना समझे, बिकॉज मैंने थोड़ा फास्ट ले लिया था, तो अगर आपको समझे ना पहली बार में तो आप लोग एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा. तब तक मैं आपसे मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के अंदर. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा.